ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए कुछ हम ईमेल के जरिए I think 3 or 4 documents I have sent, which will be shared with all of you. Sir, it's already there in the WhatsApp group. I have shared Okay. already. Mazhar Saab says these have been already shared with you. जब कभी आपको टाइम मिले फुर्सत से पढ़ लीजिएगा and read it seriously, because this is an important group. Scheduled tribes is a very, very important group in India, which is marginalized, discriminated, persecuted, and disempowered. ये कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है? Who are these scheduled tribes? Are they indigenous population of India? As you find the problem of indigenous people and their culture and their rights in the American continent or Australia or Canada, जो वहाँ के मूल हैबिटेंट्स थे, जिनको रेड इंडियंस कहा गया, उनके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में UN Declaration on the Rights of Indigenous People was signed or was adopted. It is a declaration, not a treaty. अब हमारे इंडियन ट्राइब्स भी मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि हमको इंडिजीनियस पॉपुलेशन का दर्जा या स्टेटस दिया जाए. We should be treated as indigenous people, which Indian government is not willing to grant this status. Because they say, the Indian government says that, they are not the original inhabitants of India. And the rest of the population, nobody came from outside. कोई बाहर से कोई आया नहीं यहाँ पे. Though Aryans had come, but they have become part of the nation long, long ago. ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है? पहले तो इसको थोड़ा सा we have to discuss what is this group. This is an ethnic group. हिंदी में इसको जनजाति कहते हैं. ट्राइबल्स इंग्लिश वर्ड है. द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, लीगल वर्ड इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. एक लिस्ट बनाई गई, शेड्यूल बनाया गया. पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बाद में आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, एक शेड्यूल बनाया, एक लिस्ट बनाया. सारे स्टेट्स के लिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जनजाति हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके कस्टमरी लॉज अलग हैं, उनके रिलीजन्स अलग हैं. So these diverse communities mostly live in the forest areas. They are secluded from the rest of the population or the society because of their culture, which is endogamous. वो अपनी ही जाति में शादी करते हैं, दूसरी जातियों में शादी नहीं करते हैं. Their culture is distinct. वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहें माइनॉरिटी राइट्स का जिक्र, माइनॉरिटी, द वर्ड माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड. Tribals also can be considered as a minority. Minority is
according to the United Nations, any group which is inferior to majority community in terms of language, in terms of religion, in terms of ethnicity, 3 तरह की minorities होती हैं, religious minority, linguistic minority और ethnic minority. 1992 में यूएन ने यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अडॉप्ट किया. वहां से भी इनके राइट्स आते हैं. कई राइट्स, मानव अधिकार जिसको हम कहते हैं, इनके लिए लागू हैं. 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक लिस्ट निकली, हर स्टेट के लिए अलग निकली, और अगर हम उसको कंसोलिडेट करते हैं तो टोटल 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों मिला के, यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज स्टेट्स मिलाकर 705 different distinct tribal communities are existing in India as per Government of India notification issued from time to time. कई बार कोई नई जाति इंक्लूड होती है, कई जाति एक्सक्लूड होती है लिस्ट से. बड़े बड़े एजिटेशंस होते हैं. एक एजिटेशन झारखंड स्टेट को लेके हुआ. द स्टेट ऑफ झारखंड विच इज मोस्टली ट्राइबल. ये जो ट्राइबल एरिया जो होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं. एंड दीज मिनरल रिसोर्सेज व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड एक्सप्लॉइटेड, द प्रोसीड्स ऑफ विच इज नॉट स्पेंट on the welfare and development of the people of that area. पहला बिहार था, बिहार स्टेट, उसी में झारखंड था. झारखंड इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, लेकिन जितना भी आमदनी होती थी वो सब प्लेन एरिया में खर्च होता था और झारखंड रिमेन्ड बैकवर्ड. दैट इज व्हाई देयर वाज अ डिमांड फॉर झारखंड स्टेट. देयर वाज डिमांड फॉर छत्तीसगढ़, अगेन ट्राइबल स्टेट. these in नॉर्थ ईस्ट में आप 7 सिस्टर्स देखेंगे. 1947 में एक ही स्टेट था, आसाम से अलग अलग स्टेट बन गए, बिकॉज आसाम हैड मेनी डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स. दे यूज्ड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, देयर कल्चर वाज डिफरेंट, their food habits were different, everything, their religion was different. अब मणिपुर में ज्यादातर ट्राइबल्स या मिजोरम में they are Christians, they adopted Christianity. Now how to integrate these 705 different ethnic tribal communities into the mainstream of India? That was the big question before the government of India, when India got independence. हम इनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाएं? उसके लिए the only way was to provide them human rights. अब human rights जब कॉन्स्टिट्यूशन आप ओपन करेंगे, in fact when I say that many rights have been granted to all the citizens of India, including tribals, including scheduled castes, including minorities, including any person who is a citizen of India. Part 3 of the Constitution of India provides a list of rights. जब प्रियम्बल आप खोलेंगे, प्रियम्बल में ही आपको नजर आएगा, we the people of India have solemnly decided to resolve or establish India into a sovereign, socialist, democratic republic.
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम सारे सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा सबको। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन्स थे, आइडियाज थे, कंसेप्ट थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी ऑफ थॉट, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप जिसको वर्शिप करना चाहें वर्शिप करें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इक्वल स्टेटस विल बी गिवन टू ऑल, इक्वालिटी, irrespective of caste, color, creed, tribe, ethnicity, language, sex, इक्वालिटी का कंसेप्ट था। एंड फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारगी, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जैसा इंडिया का जो कंसेप्ट है अभी G20 जब हमने मनाया, द थीम ऑफ G20 वाज वसुधैव कुटुंबकम, द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली। बहुत अच्छा आइडियल था, वंडरफुल आइडियल था। G20 countries appreciated that in theory, but not in practice. Many people criticized India's policies towards ट्राइबल माइनॉरिटीज, जो मणिपुर में हो रहा था, अभी भी हो रहा है। वन ट्राइबल, वन कम्युनिटी, द मैतेई कम्युनिटी, which is a Hindu community, is committing atrocities on Kukis. Kukis are ethnic tribal Manipuri group whose religion is not Hinduism, whose religion is Christianity. Attacks हो रहे हैं, women are raped, their houses are burnt. जब हम अपने ही देश में वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया में कहां से लागू होगा? ये क्रिटिसिज्म G20 की कॉर्डर्स में हो रहा था, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली, बट ऑफिशियली, you know, in British Parliament, in European Parliament, these issues were discussed, Manipur issues were discussed, criticized, condemned, and that went on. Now, to prevent such instances, what needs to be done? What Constitution says? Constitution grants number of rights. When you look at the list of rights with the Constitution of India, I have sent a one page, एक पेज का समरी बना के हमने आपको ईमेल किया है। Fundamental rights which are granted by the Constitution of India. Constitution of India में क्या राइट्स हमको हैं? सबसे पहले राइट्स आते हैं इक्वालिटी के राइट्स। ऑल आर इक्वल। इक्वालिटी दो तरह की होती है, एक नेगेटिव इक्वालिटी, एक पॉजिटिव इक्वालिटी। नेगेटिव इक्वालिटी मीन्स all should be treated equal without looking at the social status, education, economic status, religious status, gender. You will treat everyone equal. लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में. We don't treat everybody equal. Then we need positive equality. Equality has, as I said, negative connotation as well as positive connotation. जो वीक है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, जो एक्सप्लॉइटेड है, उसके लिए पॉजिटिव इक्वालिटी का क्या मतलब है? पॉजिटिव इक्वालिटी का मतलब है उनके लिए इंडिया has adopted what is known as affirmative action.
रिजर्वेशन प्रोविजन, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। अभी कल मैं पढ़ रहा था अखबार में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट मीन्स एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी मीन्स वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन में वाइस चांसलर कहते हैं, इंडिया में वाइस चांसलर कहते हैं, अमेरिका में उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ग्रांटेड इक्वालिटी टू ऑल, लेकिन blacks were marginalized, discriminated there. They were treated as slaves. Despite more than 250 years history of America, only one president of America was black, and that too, he became president only in the 21st century, Barack Obama. देखिए डिस्क्रिमिनेशन सब जगह है, इंडिया में भी है, वेस्ट में भी है, सब जगह है। तो इसके लिए हमने क्या किया? What we did with regard to positive equality was, Indian government introduced what is known as reservation provision. There are three kinds of reservations. हिंदुस्तान में तीन तरह के रिजर्वेशंस हैं। देखिए हमारे एक टीचर थे कॉलेज में, वो कहते थे कि भाई मरने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आपके राइट्स, आपके ड्यूटीज, आपके पावर्स सब मेंशन्ड है। I criticized my teacher in my college days. Sir, you are saying wrong. Why should we read the Constitution of India before we die? We should read the Constitution of India before we want to lead a good life as a good citizen. अभी हमारे पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं पढ़ा होगा। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, largest constitution in the world. It's very difficult to remember the largest constitution in the world. अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो पहले के 4-5 पेज पढ़िए। कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक ब्रीफ समरी में, एक लाइन में उस आर्टिकल में क्या है is mentioned. Many of the members of parliament do not read the constitution of India before, और उन्होंने कभी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन को देखा नहीं। जब वो ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं एज ए एमएलए और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। वी शुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ तीन तरह के रिजर्वेशन है, बोथ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सबसे पहला रिजर्वेशन है जॉब रिजर्वेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन। अभी लास्ट वीक हमने पढ़ा in the newspapers that Jawaharlal Nehru University, a premier university in New Delhi, from where I did my PhD, appointed for the first time a faculty member belonging to scheduled tribe. Very funny. ये कितने साल हो गए यूनिवर्सिटी को बन के, 1971 में बनी। पहला शेड्यूल्ड ट्राइब का टीचर अब अपॉइंट हुआ है। It means the reservation policy was not implemented there. There may be many reasons. एक तो एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, बिकॉज 1961 में the level of education of the scheduled tribe was something like 8.53%। 1961 में 100 ट्राइबल्स में से सिर्फ 9 ट्राइबल्स, लेस देन 10% वर एजुकेटेड। अब 2011 का जो सेंसस आया, दैट इज द लास्ट सेंसस, 2021 में हुआ नहीं, उसके आंकड़ों के हिसाब से 58.96%
is the literacy rate. लिटरेसी अलग है, टीचर बनने के लिए एमए चाहिए, नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, पब्लिकेशन चाहिए. If people are not available, you cannot appoint, them. अभी हमने आप दो तरह के रिजर्वेशन को मेंशन किया. तीसरा रिजर्वेशन, थर्ड काइंड ऑफ रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, is in the representative bodies, that is parliament, assemblies, municipalities, corporations, and panchayat raj, village panchayat institutions, grassroots level democracy. वहां पे भी रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, और है, और दिया गया है. पार्लियामेंट और असेंबली का रिजर्वेशन ओरिजिनली वाज फॉर 10 years. उसको हर बार बढ़ाया गया है, अब 2030 तक चलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, बार बार सरकार अमेंड करती है, हर 10 साल बढ़ाती है. Whereas job reservation and reservation in educational institutions, जब जीओ निकला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था. All the reservations have to be a temporary phenomenon in jurisprudence. They can't be permanent features. As long as inequality exists in the society, the reservation provision should continue. The moment equality has been achieved, the moment tribal people are empowered, integrated in the mainstream, no discrimination prevails, at that point of time, all reservations including reservations to scheduled castes, OBCs, have to be discontinued, because that cannot be justified in terms of jurisprudence. इक्वालिटी, जब सारे इक्वल हो गए, सब इक्वालिटी समाज में है, तो फिर अफर्मेटिव एक्शन की, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज की जरूरत नहीं है. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट राइट्स. एक तो इक्वालिटी का राइट्स है, ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन वेरियस ग्राउंड्स like religion, race, caste, sex और place of birth. लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं समाज में. अभी जो लास्ट स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ 8-10 दिन पहले, न्यू पार्लियामेंट हाउस में हुआ, और मोदी जी ने सोचा कि भाई हम इलेक्शन के लिए नैरेटिव चेंज करेंगे. वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ. Nobody opposed except 2 MPs belonging to OAC's party. Everybody supported. But that bill is having no significance, because that will be implemented later. जब जनगणना होगी, जब after 10 years or after, we do not know. उस तरह का कानून क्यों पास कर रहे हैं आप? Why can't it be implemented immediately? It means you are not serious with regard to having affirmative action for women. And that is also for 15 years. 15 साल के लिए होगा, 33% रिजर्वेशन होगा औरतों के लिए, because that can't be a permanent feature. Abolition of untouchability, abolition of titles, ये भी इक्वालिटी के राइट्स हैं. अब हम आते हैं important freedoms which everyone
including tribals, have to be given. Freedom of expression, freedom to assemble peacefully without arms, right to form associations, freely move throughout the territory of India. आप सारे इंडिया में घूमने फिरने की आजादी हो सबके लिए, including tribals. Right to reside in any part of India, right to practice and any profession, trade or business. उसके बाद आते हैं right to life. আচ্ছা তাহলে এটা प्लीज না আমাদের বিল্ডিং এ না लॉ बिल्डिंग है वहाँ पे, इसमें भी नहीं है। इरशाद अहमद साहब, प्लीज म्यूट योर माइक। तो कई राइट्स आपको मिलते हैं। आर्टिकल 19 के राइट सारे फ्रीडम्स, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की आजादी, फ्रीडम इज अवेलेबल। ये इक्वालिटी के राइट्स यहां तक हैं, सारे राइट्स, किसी को ये फ्रीडम्स डिनाई नहीं होनी चाहिए। नाउ राइट टू लाइफ 21 में आता है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। नोबडी शुड बी डिनाइड राइट टू लाइफ विच इज सैक्रोसैंक्ट, होली। आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि आप अपना भी मर्डर या सुइसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन लॉ। तो मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूं, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस राइट टू लाइफ। क्योंकि राइट टू लाइफ अगर है तो आप दूसरे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट एंजॉय अदर राइट्स। इफ यू आर नॉट अलाइव, other rights are meaningless. One person wanted to commit suicide. अब उसने सोचा भाई सुसाइड कैसे करूं। After thinking a lot, he decided to adopt a particular method of ending his life, and that method was to climb a tall building of 10 floor and jump from the 10th floor towards ground. 10 फ्लोर तक हम चढ़ जाएंगे, वहां से जंप लगाएंगे। तो नेचुरली ही थॉट ही विल डाई, ही विल कमिट सुसाइड, ही विल बी सक्सेसफुल इन कमिटिंग सुसाइड। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो यू मे बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड। आजकल कोर्ट कोई सजा नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं दे रही है, वो एक अलग मामला है। तो एक बंदा सोचा कि भाई मैं अपनी जिंदगी खत्म करूं। He went to the 10th floor and वहां से जंप लगाया। जब वहां से उन्होंने जंप लगाया, जब ऊपर से उनकी बॉडी नीचे जमीन पे आ रही थी, उसी वक्त नीचे कोई बंदा रोड पे जा रहा था। some person was walking on the road and the body which came from 10th floor fell on that person. इतनी जोरदार से वो गिरा कि नीचे वाला मर गया और ऊपर से जो आया था 10th फ्लोर से वो बच गया। दिस इज नॉट ए जोक, इट हैज एक्चुअली हैपेंड। आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर्स। दैट मीन्स द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु वांटेड टू कमिट सुसाइड ऑन दैट डे वाज नॉट इन द गॉड्स कंप्यूटर। इसीलिए ना आप अपनी जान ले सकते हैं, ना आप किसी की जान ले सकते हैं। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट राइट। अब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 21A वाज एडेड, दैट इज राइट टू एजुकेशन। फ्री कंपल्सरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बिटवीन 6 and 14 years of age। ये आर्टिकल 2000 में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और 2010 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया।
to provide right to education to all the children of India, this act says that a cess, special cess tax, education tax will be imposed on citizens. हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी पैसों से एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है. सरकार, गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग एनी मनी on implementing Article 21A. Government is busy in other things. देखिए आजकल डेवलपमेंट का पैराडाइम शिफ्ट हो गया. यूनाइटेड नेशंस कहता है डेवलपमेंट इज नॉट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, बिल्डिंग एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर वेपन्स. ये बनाना, न्यूक्लियर वेपन बनाना कोई डेवलपमेंट नहीं है. एक्सप्रेसवे बनाना कोई डेवलपमेंट नहीं है. डेवलपमेंट मींस ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन बीइंग का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, उनके हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है, सोशल वेलफेयर पे कितना खर्च हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन. These empower human beings, enable to achieve human development. अगर ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, देश का विकास ऑटोमेटिकली होगा. I think there are many rights. I'll just summarize these rights. Most important rights are freedom of religion, freedom to profess a religion, freedom to practice a religion, freedom to propagate a religion. And taxpayers' money should not be used for the propagation of any particular religion. ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्रिश्चियन कॉलेज है, वहां पर क्रिश्चियनिटी या रिलीजन को नहीं पढ़ाया जाएगा सारे स्टूडेंट्स को, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज. तो डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है. दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज. नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Freedom of religion is a very important right. इसके 3 कंपोनेंट हैं. फ्रीडम टू प्रोफेस और नॉट टू प्रोफेस रिलीजन. किसी भी धर्म में यकीन रखना या न रखना is your freedom, your right, your discretion. If you believe in a particular religion, then the second component comes into the picture, that is, you should be allowed to practice your religion. Going to the church, going to the mosque, going to the temple, synagogue, गुरुद्वारा, उसको prohibit नहीं करेंगे आप. Then propagating, the third aspect is propagation. Propagation means प्रचार करना. You will do प्रचार or propaganda of your religion. Why you will do the propaganda? The idea is to tell the other person who is not in your religion the good points and the merits of your religion, so that that person changes his religion, his or her religion, and comes to your religion. That is conversion. Conversion to another religion per se is guaranteed in Article 25 of the Indian Constitution. अब ये ट्राइबल्स, कई ट्राइबल्स इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, मिजोरम में हो, Christian missionaries were working in those areas, providing education to them, providing health facilities to them, and also convincing the tribals to convert to their religion, Christianity.
and that was going on. Of course, despite this, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन रिलीजियस टर्म्स में देखेंगे, not more than 2% India's population declares that they are Christians. It's not very serious. लेकिन when Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister of India in year 2000, many churches were attacked in Madhya Pradesh. Nuns were raped. Churches were burnt. एक उस जमाने में एक स्लोगन होता था, इलेक्शन स्लोगन. आज बीजेपी पार्टी का एक स्लोगन था, आज ईसाई कल कसाई. टुडे इज क्रिश्चियंस, टुमारो विल बी द टर्न ऑफ मुस्लिम्स. एंड दिस नेशन, according to the ideology of RSS and BJP, belongs to Hindus. हिंदुत्व, जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, they want uniformity. One nation, one language, one culture, one tax. GST जो आया, गब्बर सिंह टैक्स जिसको कहते हैं. One language. Why, how can there be one language? The Constitution of India recognizes in 8th schedule 22 languages. The Linguistic Commissioner of India says there are more than 1,000 languages spoken in India. You have to protect those languages. You have to promote those languages. And you cannot bring the uniformity. And the attacks continued. आज भी जो अटैक्स मणिपुर में हो रहे हैं, the world is condemning, the Western world, which is a Christian world, is criticizing India. India's image in the community of nations is being lowered. वैसे भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी the Prime Minister of India did not visit Manipur. He did not use the word Manipur unless special session was called, because no confidence motion was introduced by opposition party. That was the session in the last session in the old parliament building. वहां भी 1.5 घंटे के भाषण में मणिपुर शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ. That is an insult to the tribal communities. They are also citizens of India. If you want to keep India united, then protection to all the citizens have to be provided. Otherwise, Northeast का अगर एक स्टेट अलग हो जाता है, then many states may disintegrate. 1991 से पहले कौन सोच सकता था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा? पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट गॉट डिसइंटीग्रेटेड. वैसे तो इंडिया तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये तो कभी भी डिसइंटीग्रेट होगा. If disgruntled people are there, you have the Khalistan problem, your Kashmir problem, your problems in Northeast. You can keep India united only under the framework of the Constitution of India, by giving them rights, giving them, एक आपको पता होगा 1992 में पंचायत राज एक्ट पास हुआ, 73rd, 74th amendment to the Constitution of India, where proportional reservation was given to scheduled caste, scheduled tribes and women. 33% to women, and in some states 50% to women. Similarly, in northeastern states where the tribal communities are in majority, there in the Panchayat Raj more than 50% reservation is given to the tribal community.
इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन में 8% is scheduled tribes. That is why government jobs in IAS, IFS, IPS are 8%. 15% for, in fact, 7.5, not exactly 8, 7.5%. 15% for scheduled castes. 27% for OBCs, other backward class. सब मिला के 49.5 होता है. Because the Supreme Court said 50% should be open competition, 50% should be through merit. 50% is open competition by merit, 50% is reservation. एक और प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली विथ रिगार्ड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. Northeastern states are, I do not know how many of you have visited northeastern states. I visited Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya. There is less development there. Life is very difficult. The fruits of development have not reached the Northeast. Northeast is bordered with China, Myanmar, China communist state, Myanmar military dictatorship. Sensitive states, border states, we should have been more careful, but we are not very careful. But the Constitution of India, which was drafted 70 years ago, was more serious about the problems of the tribal communities. एक दो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 5th schedule and 6th schedule. The provisions of 5th schedule and 6th schedules apply to the administration and control of the scheduled areas and tribal areas. वहां के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं, कुछ एरियाज को ट्राइबल एरियाज कहते हैं. They are under the total control of tribal communities. In fact, 5th schedule को कहा जाता है कि it is a constitution within the constitution, where the governor will designate that area as a scheduled area and it will be administered by the tribal people. Tribal community उसको एडमिनिस्टर करेगी. विथ रिगार्ड टू फंड्स उसके आते हैं. वैसे देयर इज अ क्रिटिसिज्म दैट मेनी टाइम्स द फंड्स हैव नॉट बीन गिवन, adequate funds have not been given to these scheduled areas, but the provision is there. If all the provisions of the Constitution are not implemented, then it is the mistake of the administration, it is the mistake of the government, both the state government as well as the union government, the federal government, the central government, the government of India. It is not giving grants, it is not taking care of the problems of these areas. कई कानून पास हो गए इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. एक अंडर आर्टिकल 368 में एक इंस्टीट्यूशन बना, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. आपने नाम सुना होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. पहले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक ही कमिश्नर होता था. 2004 में सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, आर्टिकल 368 को अमेंड किया और शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कमीशंस को अलग किया. अर्लियर देयर वाज ए कमिश्नर, नाउ इट इज ए कमीशन. कमीशन मतलब
2 से ज्यादा लोग होंगे, मेंबर्स होंगे उसके, एंड दैट I will read out what it does. Under Article 368, there shall be a commission called as National Commission for Scheduled Tribes. और ये करता क्या है? What powers are there? What it is supposed to do? It will have a chairman, a vice chairman, and some members. The main functions of this commission is to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the scheduled tribes under this constitution or under any law passed by the parliament or the assemblies. जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर के लिए या उनके राइट्स के लिए, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको देखना है. और एवरी ईयर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबमिट्स ए रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. आप गूगल कर सकते हैं, आजकल जो सबसे बड़ा गुरु है वो गूगल गुरु है. आप गूगल गुरु में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डाल दें, उसका वेबसाइट आएगा, उसके मेंबर्स जानेंगे, आप उनके रिपोर्ट्स पढ़ेंगे. ऑल आर इन द पब्लिक डोमेन. नेशनल कमीशन फॉर Scheduled Tribes annual reports to the Parliament of India, they are actually submitted to the President, and President submits to the Parliament for discussion. ये अलग बात है कि कोई डिस्कशन नहीं होता है, that is a different matter. Enquire into specific complaints. अगर कोई complaint है scheduled tribe की, scheduled tribe people can make complaints to this commission, and that will be investigated, and the commission participates and advises on the planning process of socio-economic development of scheduled tribes. पहले एक नेशनल प्लानिंग कमीशन होता था. Planning commission was there. Mr. Modi, as soon as he came to power, he abolished that planning commission. He has now policy commission, Niti Aayog. Niti means policy. That commission has been abolished. Earlier, National Commission for Scheduled Tribes used to participate in planning commission and used to advise, offer advice how to achieve the socio-economic development of the tribal people. आपको याद होगा कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में. एक यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया मध्य प्रदेश में, अमरकंट में, नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट. उनके लिए एक अलग से एक यूनिवर्सिटी भी बना दी गई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन Madhya Pradesh. Because of exploitation of people by the higher caste people, by landlords, zamindars of these scheduled tribes who were landless laborers. आपने एक बात एक प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा. That problem is bonded labor. इंडिया में बॉन्डेड लेबर बहुत है. And this bonded labor is वैसे कानून पास हुआ है बॉन्डेड लेबर के खिलाफ 1986 में. More than 90%
बॉन्डेड लेबरर्स आर आइदर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हायर कास्ट वाले नहीं होते हैं। बंधुआ मजदूर, फादर ने लोन ले लिया, पैसे न पैसे दिए न इंटरेस्ट दिया, और फादर ने अपने बच्चे को दे दिया, भाई ये मेरा बेटा आपके पास फ्री में काम करेगा, बॉन्डेड लेबर। नक्सल मूवमेंट was quite popular in Bihar, in Bengal, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in Andhra Pradesh. What is this Naxal movement? Naxal movement was started mostly by the tribals. उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनको कोई उसका लाभ नहीं हो रहा था। Equal remuneration was not given to them. I remember the बीड़ी मेकिंग। शुरुआत कहाँ से हुई थी सर नक्सल मूवमेंट की सर? ये एक नक्सलबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में। वहां पे सबसे पहले लैंडलॉर्ड के लोगों को गोली से मार दिया, बिकॉज ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, सपोर्टर्स। दे started this movement in the 60s. I'm forgetting his name. चारू मजूमदार एक लीडर थे इनके। CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओवादी पार्टी। Kanu Sanyal was also Kanu Sanyal is another. Yes, Kanu Sanyal is another leader. Jungle Santhal is a local जंगल leader. संथाल ये तीन लोग थे जिन्होंने नक्सल मूवमेंट को शुरू किया। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वर सो मच दैट पीपल वर फोर्स्ड टू टेक अप गन्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि जमींदारी एबॉलिशन एक्ट्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन मेनी स्टेट्स इन इंडिया। तो I was discussing about the BD workers in छत्तीसगढ़ 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, ट्राइबल गर्ल्स, ट्राइबल पीपल in the 1970s and 80s। 10 घंटे काम करने के 10 रुपया दिया जा रहा है, 10 रुपया। इनफैक्ट I think 2 chief ministers, one chief minister of Madhya Pradesh, former chief minister, was killed by Naxals। आइडियोलॉग्स इसके ज्यादातर आंध्र प्रदेश के हैं, CPIML के। एंड अनदर मिस्टर गोगोई, नॉट गोगोई, व्हाट वाज हिज नेम, वहां पे PWG, अजीत जोगी भी एक चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। उन पर भी अटैक हुआ, नक्सल अटैक, और बाद में मर गए वो। विद्याचरण शुक्ला एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको माइंस में उड़ा दिया, मर गए। You know, these kind of atrocities are committed। उनके लिए अगर आप एम्पावर करेंगे, ये मनरेगा इसीलिए लाया गया था, मनरेगा लाया गया मनमोहन सिंह की सरकार से कि भाई मिनिमम वेजेस दिया जाए, 100 days guaranteed employment should be provided to these tribal people also, so that they don't take up arms, so that they don't become Naxals, so that they don't rebel against the nation. You know, this country belongs to everyone. The equal distribution of natural resources or wealth of the nation is not done in India through government policies. सिर्फ 1 या 2 लोग रिच होते जा रहे हैं देश में। और जब से 2014 के बाद से स्थिति गंभीर है। पब्लिक सेक्टर्स आर बीइंग सोल्ड, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग सोल्ड। बेचने वाले 2 हैं, खरीदने वाले 2 हैं, और ये चारों जो हैं गुजराती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। The people who are selling the property of India, the wealth of India, infrastructure of India, and the people who are buying
2 people are selling and 2 people are buying. Both are from both these, all the 4 people are from one state, Gujarat. Now this is going on. एक बड़ा सख्त कानून आया 1989 में। 1989 में मिस्टर राजीव गांधी of the Congress party, who became prime minister after the assassination of his mother, Indira Gandhi, he became prime minister. देखिए, देश में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर बड़े अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज, lot of atrocities are committed against scheduled castes and scheduled tribes. तो 1989 में एक कानून आया, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम है POA, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बड़ा सख्त कानून है। सख्त क्यों है? आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई इट इज वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। इस कानून में यह कहा गया है, इफ एनी scheduled caste or scheduled tribe person makes a complaint, allegation in police thana by writing FIR that a non-scheduled caste or non-scheduled tribe committed atrocity against me. Atrocities are of many kinds. One atrocity is killing the person, raping their women, parading naked their women, अभी जो मणिपुर में हुआ, and sometimes murdering them, setting their houses on fire, setting their churches on fire, raping their nun, because they are tribal people, they are covered under this POA Act. अगर ऐसा कोई कंप्लेंट पुलिस थाने में आता है, कोई कंप्लेंट दर्ज होती है POA एक्ट के तहत, इस एक्ट के हिसाब से ये मान लिया जाएगा that an atrocity has been committed. The prosecution will accept or assume that an atrocity has been committed. एक आपने सुना होगा you are innocent till proved guilty. यहाँ पे ये maxim is not applicable. This maxim of presumption of innocence is not applicable under this law. यहाँ जो भी कंप्लेंट आएगी ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई atrocity हो गई है. To prove that atrocity has not been committed, the burden of proof lies on the defendant. आपने एट्रोसिटी नहीं किया है, प्रूव करना आपका काम है, डिफेंडेंट का काम है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, जिसके ऊपर चार्ज लगा, उसका काम है। और जैसे ही पुलिस विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस FIR, immediately the person will be arrested. इंडिया में बेल का प्रोविजन है, आप बेल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का ओनली कानून है POA एक्ट, इसमें बेल इज नॉट अप्लीकेबल, ओनली जेल। हुएवर इज द पर्सन, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, एनीबडी against whom a complaint has been lodged under PAO Act. मायावती जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी तो कई केसेस दर्ज होते थे पुलिस थानों में। लोग डरते हैं, एक तो बेल नहीं मिलेगा और प्रूव करना कि आपने क्राइम नहीं किया है। टेक द रिपोर्ट्स, रीड द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आप गूगल करें क्राइम इन इंडिया,
क्राइम इन इंडिया 2013, 2014, 2020, 22, हर साल एक रिपोर्ट आती है नेशनल कमीशन, आई एम सॉरी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, which is in New Delhi, linked with all the police थानाज ऑफ इंडिया। कोई भी एफआईआर होगी वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा फौरन। उनके रिपोर्ट्स पढ़िए आप, कितने थाउजेंड्स, एटलीस्ट 500, 600 scheduled tribe people are killed by non-scheduled tribe people. Their women are raped, paraded naked, their houses are burnt. तो पीओए एक्ट ये कहता है, पहला प्रोविजन है नॉन बेलेबल वारंट विल बी इश्यूड एंड बेल इज नॉट अवेलेबल, इमीडिएट अरेस्ट होगा। द सेकंड प्रोविजन under the act is immediately financial assistance has to be given to that victim's family by the state government. And the third is that special courts will be established under PO Act to try these atrocities. इससे थोड़ा तो फर्क पड़ा है, लेकिन ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ because of lack of political will. उसका सर स्पीडी ट्रायल होता है स्पेशल कोर्ट के थ्रू? क्या कह रहे हैं आप? स्पीडी ट्रायल? हाँ, स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि ऐसा है कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, नॉर्मल कोर्ट्स हैं, दे आर ओवरबर्डन्ड विद केसेस। nearly 4 crore cases are pending, and 50% of those cases are more than 10 year old. अरे भाई, अगर कोई केस का फैसला 20 साल बाद आएगा तो क्या जस्टिस मिलेगी? हो सकता है कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट का डेथ हो जाए, ये भी हो सकता है। स्पेशली स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन इसमें है। एंड कन्विक्शन रेट is very low. Acquittal rate is very high, despite special courts, because in India, corruption is very common. You can bribe judges, prosecutors, police thanas, witnesses. These are the factors for not administering criminal justice system equitably with swiftness among the victims of atrocities on scheduled tribes. एक और प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल कम्युनिटीज में, आप कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे, विच हंटिंग। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी में विच हंटिंग, कोई लेडी होती है कुछ जादू टोना करने वाली, उसको पकड़ के मार देते हैं, कई बार लिंचिंग हो जाता है, कई बार डेथ हो जाता है। दिस इज अगेन ए कॉमन प्रॉब्लम। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, दीज आर द हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी पीपल। पावर्टी इतनी ज्यादा है that these tribal people take lot of loan, कर्ज में फंस जाते हैं। मनी लेंडर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम। एक केस हमने आपको भेजा है, मैंने अपना एक आर्टिकल भेजा है आपको, उसमें एक केस है। इफ यू वांट मी टू नरेट दैट केस, that is a very very serious case. एक ट्राइबल बंदा लोन ले लेता है किसी मनी लेंडर से, पैसा ले लेता है और दे नहीं पाता है, रिटर्न नहीं कर पाता है। तो there are some banks which are working in the tribal areas. एक बैंक का नाम है कंगाल बैंक। कंगाल मीन्स पॉपर, कंगाल बैंक।
कई मनी लैंडर्स, इंडिविजुअल मनी लैंडर्स, दे गिव लोन। एक केस हमने साइट किया है, 1989 का केस है। एक ट्राइबल बंदा जिसका नाम था सीताराम खारवार, झारखंड का केस है। इसने लैंड डेवलपमेंट बैंक से 11,000 रुपए का लोन लिया और an amount of 10,000 was also written off in 1989 as a part of कर्जा माफ। इन्हें 10,000 माफ हो गया था उसमें से, तो इसका मतलब है 1,000 बच गया था। और वो 1,000 रुपया, उसका जो सूद था, वो सूद पर एनम वाज 375% पर एनम। और वो अमाउंट बढ़ बढ़ के 2089 में 54,000 हो गया। इन्हें 1 रुपए पे 375 रुपए देना है आपको, 375%। एंड सीतारामन 70 साल का था, उसको जेल की सजा हो गई 15 दिन की, और बाद में 4 महीने की सजा हो गई। उसकी हेल्थ को इग्नोर किया गया कोर्ट में, और फाइनली he died in lockup. He died. His corpse, that is his dead body, was disposed of as unclaimed. Indebtedness, tribal indebtedness is a serious problem in all the tribal areas. ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। 1,000 के अमाउंट 54,000 हो गया। ये कोई भी दुनिया का कोई भी बैंक इस तरह का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता है। तो दीज पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। इनका कल्चर डिस्टिंक्ट है, इनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है। अभी सर ये केस वर्सेस स्टेट है क्या? कोर्ट कुछ नहीं किया इसमें। खारवार वर्सेस भाई मैं आपको लास्ट में 10 मिनट्स देता हूँ क्वेश्चंस के लिए। 1-2-3 और पॉइंट्स है मेरे, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बीजेपी एक और प्रपोजल लेके आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। सिविल कोड वैसे तो यूनिफॉर्म है इंडिया में, बट विथ रिगार्ड टू पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज उसको कहते हैं हम मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन। मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड सक्सेशन, ये यूनिफॉर्म नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, पारसीज के लिए अलग है, ट्राइबल्स के लिए अलग है। अब कई ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेघालय आर मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल का मतलब हेड ऑफ द फैमिली इज वुमन, नॉट हस्बैंड। जब शादी होती है, लड़की घर नहीं छोड़ती है, लड़का घर छोड़ता है मैट्रिलिनियल ट्राइबल कम्युनिटी में। कल्चर इज डिफरेंट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑब्जेक्शन सबसे पहले मिजोरम से आया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑब्जेक्टेड। बीजेपी राज्यसभा मेंबर सुशील मोदी सेड कि साहब ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नहीं होनी चाहिए। दिस is also against the principle of diversity, that is you cannot have uniformity. Cultural distinctiveness has to be preserved. They are indigenous people, their autonomy has to be guaranteed, their autonomy has to be respected.
तो इसीलिए फिर वो मुद्दा फिर खत्म हो गया, दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। बीजेपी ने सोचा कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया ले आए तो मे बी वी विल हैव ए गुड नरेटिव इन आवर फेवर। दे आर ट्राइंग टू यूनाइट Hindus political mobilization for their party. So this goes against the ethos of diversity, secularism, and minority rights, because the tribal communities are also considered under international law as minorities, and minorities have certain rights to protect their own religion, protect their own culture, ethnicity. To protect their ethnicity, ethnic characteristics have to be preserved. And you can do that when you implement human rights framework of the Constitution of India, human rights framework of the International Bill of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights. इंडिया ने कई ह्यूमन राइट्स के ट्रीटीज, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उसको साइन किया है, रेटिफाई किया है। तो आर्टिकल 27 ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ग्रांट्स रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज देयर राइट्स। एक मैं अभी खत्म करता हूं अपना भाषण by giving an example. एक हमने फिल्म देखी थी, रघुवीर यादव उसमें हीरो थे। उनके पेट में कुछ दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि भाई क्यों दर्द है, क्या खाया था आपने रात में, और कुछ दवाई दे देता है, कुछ गोलियां दे देता है, टैबलेट्स। मिस्टर मोहम्मद नफीस साहब के यहाँ से आवाज आ रही है। मोहम्मद नफीस इज रिक्वेस्टेड टू म्यूट द माइक। तो रघुवीर यादव एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर इंस्पेक्ट करता है कि लूज मोशन वगैरह हो रहे थे। वो कहते हैं कि भैया आपने साफ सुथरा पानी नहीं पिया है, आपको डिसेंट्री हो रही है। तो उसने कहा कि साहब मैं पानी तो तालाब का पिया था, अपने गांव के तालाब का पिया था। तो खैर वो गोलियां दे देते हैं डॉक्टर साहब कि दिन में 2-3 बार लेते रहिए। तो रघुवीर यादव डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 1000-2000 टैबलेट्स दीजिए। वो कहता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव के सारे लोग उस तालाब से पानी पीते हैं, मैं ये सारी गोलियां जाके तालाब में डाल दूंगा ताकि पानी प्योर हो जाए। You know, the sense of community feeling is very high among the tribal communities. Sense of unity, sense of solidarity is very common. The collective rights, group rights have to be recognized by the government, and you cannot impose your culture on them, your language on them, your customs on them, your food habits on them. Mizoram में Christians eat beef. Assam में BJP government is there, but beef is very easily available in Guwahati, because these are cultural traits. So you cannot have uniformity in such a diverse nation. Their rights should be protected, their culture should be protected. Then only, if everybody has the rights and protection, a peaceful nation will emerge. Friends, thank you very much for giving me patient hearing. I will now give some 10 minutes for question answers. There may be a lot of questions and queries. Sir, one question. One by one. Freedom of speech की बात तो बहुत की जाती है इंडिया में। सर एक क्वेश्चन है मेरा, डॉक्टर नार सिंह आगे की मानसिकता से बात तो बहुत की जाती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअलिटी में, रियलिटी में क्यों नहीं हो पाता? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक एक करके पूछते जाइए।
पहले नाहर सिंह जी पूछिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन वो रियलिटी में क्यों नहीं हो पाता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके। रियलिटी में देखिए इसलिए नहीं होता है कि जब आप कोई सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे सरकार की पॉलिसीज को, तो ये सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज इनटॉलरेंट, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं, काम ग्राउंड पे कुछ किया नहीं, हमेशा। सर इतनी बुरी सरकार नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। ना 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 ना, सारी सरकारें ऐसी होती हैं। नहीं, कुछ आप ज्यादा ही बोलते हैं इस विषय में। पालघर घटना के बारे में भी आपका विश्लेषण हम जानना चाहेंगे। हाँ, कुछ भाई जो सर बता रहे हैं उसको सुनिए ना, आप कोड करके बोल रहे हैं। जो सर बता रहे हैं उसको सुनिए पहले। एक बंदा अरे सुनने की कोशिश करिए, आप लोग सुनने की कोशिश करिए। या तो आपका कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, या तो आपके कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। 225 लोगों में मानसिकता ही प्रेरित है, मानसिकता से क्या सुनाए। अगर आप 1 बाय 1 अगर अपना क्वेश्चन पुटअप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं सुनना नहीं सुनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्विच ऑफ करके आप चले जाएं, अगर आपको सुनना नहीं है तो आप स्विच ऑफ करके चले जाएं। सर कल जो सुबह हुआ, न्यूज क्लिक के करेस्पॉन्डेंट को कल अरेस्ट करके पूरे दिन बिठाया गया, क्वेश्चंस किए गए। उसमें से एक दोस्त मेरा भी है, उर्मिलेश इज माय फ्रेंड फ्रॉम JNU डेज, तो उनको क्वेश्चंस किए गए। देखिए अगर चाइना से कोई पैसा आया था न्यूज क्लिक के लिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है इन दी न्यूज कंपनीज, यहां तक कि चाइना का पैसा प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में भी है। यस सर। अगर चाइना का पैसा प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड में है तो न्यूज क्लिक में भी हो सकता है। अच्छा, न्यूज क्लिक के मालिक को पकड़िए आप, अरेस्ट हो गए हैं वो मालिक, लेकिन एम्प्लॉइज को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके घर पे रेड नहीं कर सकते, वो तो तनख्वाह पे हैं। बोलने की आजादी, अगर वो गलत कोई बंदा बोल रहा है तो उसको आप प्रूव कीजिए कि गलत बोला है। आप अगर देशद्रोही हैं तो उसको प्रूव कीजिए। UAPA के तहत इनको अरेस्ट किया गया है, चार्जेस जो लगे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये टेररिज्म का चार्ज है, टेररिज्म का चार्ज बड़ा खतरनाक चार्ज है। जो गार्जियन लंदन का जो न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स जो इकोनॉमिस्ट जो न्यूज़पेपर है लंदन का, उन्होंने कहा कि एक चाइनीज बंदे ने इन्वेस्ट किया है अडानी के कंपनी में, और मॉरिशियस से पैसा आया, काफी पैसा। उसके खिलाफ तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का। यहीं से पैसा चला गया, वापिस पैसा आ गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो क्वेश्चन नाहर सिंह जी ने पूछा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इक्वली सबके लिए लागू होना चाहिए। जब आप नाहर सिंह के जब आप इन्वेस्टिगेशन उर्मिलेश और अबशार पे कर रहे हैं न्यूज क्लिक वालों का, तो जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट आया और गार्जियन का रिपोर्ट आया अगेंस्ट अडानी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? यस सर। इन्वेस्टिगेशन सब पे होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन PM केयर फंड पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द रूल ऑफ लॉ। थैंक यू सर। सर, पालघर घटना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पालघर घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, जो महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर हत्या हुई? ओके, पालघर घटना जो है, जो पूरा डिटेल उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन क्यों नहीं पता है सर? एक कंसेप्ट आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इन्हें पूरा 100% पता नहीं है, और आपको मैं जितना पता है उतना बता रहा हूँ कि एक कंसेप्ट 2014 से शुरू किया है मोदी सरकार ने, अर्बन नक्सल्स के नाम पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, फादर क्या थे वो, जो जिनका डेथ हो गया, पुलिस थाने में ही डेथ हो गया, स्टैन स्वामी जो हैं, वो फादर जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी में इतने सालों से काम कर रहे थे, और उनको अल्जाइमर था,
उनको पानी पीने के लिए एक वो भी नहीं दिया गया, पानी भी नहीं पी रहे थे। तो अर्बन नक्सल के नाम पे कई लोगों को अरेस्ट किया गया। एक सुधा भी थी उसमें, भारद्वाज, सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज इज द डॉटर ऑफ प्रोफेसर कृष्णा भारद्वाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थी, ये भी हार्वर्ड और अमेरिका में पढ़ी हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया और कोर्ट ने बाद में कहा कि इनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, शी हैज बीन रिलीज्ड। उनके कंप्यूटर को टैंपर किया गया, उसमें डेटा डाला गया, यू नो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन इन द नेम ऑफ अर्बन नक्सल्स। तो दे आर गेटिंग फंड्स, फॉरेन का फंड आ रहा है, ये आ रहा है करके। तो द पॉइंट इज दैट वन फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कि इफ एनीबडी इज अरेस्टेड, ही और शी हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स विद बॉडी, माइंड एंड सोल। 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। अंबेडकर से एक सवाल पूछा गया था कि अंबेडकर साहब ये बताइए, जो आपने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 400 आर्टिकल का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? अंबेडकर ने कहा कि भाई आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने के लिए तैयार हूं, एक्सेप्ट आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके राइट्स का उल्लंघन होता है, आपको आर्बिट्ररली अरेस्ट किया जाता है, तो यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करने वाला एग्जीक्यूटिव है, मैजिस्ट्रेट इज जुडिशरी। कोर्ट तय करेगी कि क्या चार्जेस हैं आप पे, वो चार्जेस सही हैं या नहीं हैं। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अंडर UAPA, they have been later subsequently acquitted by courts saying that evidence is not available, प्रूफ नहीं मिला जो चार्जेस इन पे लगाए गए थे। देखिए मेरा प्रश्न सर पालघर घटना से संबंधित था। पालघर घटना के बारे में ये दूसरी चीजों के ऊपर प्रकाश डालने का आप वो कर रहे हैं सर। पालघर घटना को आप क्या मानते हैं? और जरा 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, उसके संदर्भ में भी आप बताइए कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसमें ट्राइबल्स का हनन हुआ था। वो भी मोदी और इससे शाह ने करवाया था। वो तो लीगल तरीके से हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी लागू करने का प्रोविजन है। आजकल जो पिछले 2014 से हो रहा है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मिस्टर एल के अडवाणी जी जो गुरु थे मोदी जी के, उन्होंने कहा कि साहब ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, उनको ये जो मार्गदर्शक में डाल दिया। पर मुझे लगता है कि ये जो FIP का कार्यक्रम है ये पॉलिटिकल चर्चा में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्लीज या तो ट्राइबल एम्पावरमेंट पे बात की जाए या तो फिर इस सेशन को समाप्त किया जाए, क्योंकि ट्राइबल पे ही बात कर रहा हूँ मैं। आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। ट्राइबल एम्पावरमेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदिवासियों का एम्पावरमेंट था वो क्या इसी सरकार से में उसका हनन हुआ है कि पिछली सरकारें भी ये काफी सारी सरकारों में जी तो वही जब हमने आपको एक एग्जांपल दी सीताराम की, वो 1989 का केस है। 1989 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। All governments are anti people. Don't think that I am criticizing only BJP. I am criticizing all the governments. जितने कम्युनल राइट्स कांग्रेस के दौर में हुए उतने नहीं हुए अभी। all governments are corrupt, and we as teachers, we as intellectuals, we as neutral people should be objective in our analysis. ये अलग बात है सर, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, इन्होंने ये अलग बात है कि इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर तो जहाँ अधिकारों का हनन होता है वहाँ पे हम लोग तलवार उठा ले, बंदूक उठा ले, क्रांति के लिए तैयार हो जाए, नक्सलबाड़ी का रास्ता उठान ले। कानून में तो कोई है। Weapons cannot be taken up. You can assemble without arms. हाँ, कोई हमारी सीमा जी, डॉक्टर सीमा wants to ask question. जी सर मेरा प्रश्न ये है कि हम रिजर्वेशन में एक पक्ष को तो देखते हैं सर कि रिजर्वेशन से SC, ST, OBC को फायदा
होना चाहिए और 50% रिजर्वेशन आपने बोला कि इन सभी के लिए टोटल मिलाकर है, तो क्या ये जो नॉन रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके अधिकारों का हनन है या नहीं है? क्योंकि सर कई बार देखने में आ रहा है कि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो 50 मार्क्स वाला ऐसे ही क्वालिफाई कर जाता है, जबकि 150 मार्क्स वाला जो जनरल कैटेगरी का है वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाता था। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है वेरियस केसेस केम चैलेंजिंग रिजर्वेशन प्रोविजंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन, हमने बिगिनिंग में बताया था कि ये टेम्पररी मेजर है। पार्लियामेंट रिजर्वेशन, असेंबली का रिजर्वेशन 10 साल के लिए था पहले। जॉब रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई मुद्दत नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है। ये उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक इनइक्वालिटी समाज में होगी। लेकिन अगर आप 50s और 60s के यूपीएससी का रिकॉर्ड निकाल के देखें, रिपोर्ट्स निकाल के देखें, तो ये पता चलेगा 7.5% जो रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए था वो फुलफिल नहीं हुआ। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी फुलफिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी के मेंबर्स कहते हैं कि सब क्वालिफाइड लोग नहीं मिले। जब पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, जैसा हमने आपको डेटा दिया था 1961 में सिर्फ 8.9% पीपल वर लिटरेट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर वो मैट्रिक हैं तो वो मैट्रिक वाला तो आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकता है। यू नो, ओनली आफ्टर 70s एंड 80s ये कोटा फुल हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। सर इसमें एक चीज और है, रियलिटी में देखिएगा, रियलिटी में अभी मोदी सरकार को लोग प्रेज करते हैं, मोदी सरकार अपनी प्रेज खुद भी करती है कि साहब हमने जनजाति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने आदिवासी मुर्मुरू को हमने पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। बड़ी अच्छी बात है। मुर्मू जी को जो है जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ वहां पे नहीं बुलाया गया। अरे उसी से काम चला लो भाई। जब नया सेशन अभी जो स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट का, वहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू डिड नॉट एड्रेस। सर का इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन? इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि वो लोअर जाति की हैं, आपने नहीं बुलाया उनको वहां पर। ये सर मिस एक्सप्लेन है, लोअर जाति की है, ये बताइए सर इतने ये किसने बताया कि लगा हुआ है तो नहीं बुलाया, लेकिन फायदा तो किसने बताया आपको? मतलब आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स नहीं देख रहे हैं। इनॉग्रेशन सेंगोल जो लाया गया था उसका नहीं देखा आपने? इसका कहीं आधार है? पांडे जी आपने नहीं देखा? देखो जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला है मोदी गवर्नमेंट में, ये तो सच है। आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए नाम नहीं ले पा रहे हो। आप टीवी नहीं देख रहे हैं, न्यूज नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखना चाह रहा है। हम सबको अपनी मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है सर। सभी को अपनी मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत। देखिए केवल एक तरफा केवल बायस्ड होकर के केवल एक विशेष के ऊपर केवल आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स वाली बात नहीं, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। जो रियलिटी है बता जा रहा है। सर मुझे लगता है कि सेशन खत्म करना चाहिए। सर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर चलेगा। सीताराम खारवाड़ वर्सेस को अंध भक्तों को हम कह नहीं सकते हैं भाई।
अर्बन नक्सलियों को भी कुछ नहीं कहा, अपनी बात करते ही हैं। So it was a wonderful and penetrating session. Wonderful, enlightening. We wish to have more talks from you. We really wish to have more talks from you, sir. It's a really penetrating presentation. Very penetrating, very contemporary. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. One last comment. One last comment. Thank you, sir. Thank you. Last comment देता हूँ. थैंक यू सर, लेकिन माइंड चेंज करिए अपना. One last comment. North Indian Hindus and North Indian Muslims are both communal. And I am from South India. I am from Karnataka. हमारे साउथ इंडिया में इतना कम्युनल एटमॉस्फेयर नहीं है. नॉर्थ इंडिया में कम्युनल एटमॉस्फेयर है. You know, ये कैसे होगा ये बताइए सर ना. are highly communal. हेलो, तुरंत खत्म होता है। यहाँ थैंक यू. यहाँ भी सेकुलर लोग हैं, यहाँ भी अच्छे लोग भी हैं. थैंक यू सर. जनरली कह रहे थे. जय भीम न होता है। आपको सबसे अच्छे संख्या कोई अच्छा हो सकता है क्या? थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर कल फिर आइए. थैंक यू, धन्यवाद जनाब, धन्यवाद. थैंक यू सर. बहुत जबरदस्त लेक्चर था. क्या बताया, बहुत अच्छा बताया, टारगेट बताया. वंडरफुल. सच्चाई जाने में थोड़ी तकलीफ होती है लोगों को. हेलो पार्टिसिपेंट्स. सर आप पेशेंस बना के रखे. अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कोट कर लीजिए. अगर किसी को प्रॉब्लम है कि अगर ये गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप एक बार उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपने 1 by 1 जितने सवाल कर रहे हैं कर लीजिए. और ओके सर. ओके. अगर कुछ प्रॉब्लम है, देखिए आप सब तो टीचर है. ये सर तो ये तो क्लास, हाँ, टीचर जो होते हैं उनपे तो पूरा देश का भविष्य रखा है सर. अगर आप ही लोग ऐसे लड़ेंगे या कुछ कैसे चलेगा? जो कार्यक्रम चली था, आप सब 1 by 1 एक एक करके क्वेश्चन पुटअप कर ले. अगर कुछ ऐसा होता है जब आदमी कुछ बताता है